स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एजू मोटिवेशनल 100% में। तो आज जो हम अपना आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में उनको ये पता होगा अच्छे से कि जो आपका जो लाइट चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो आपके सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपके जो आपका डिडक्शन हुआ है सिलेबस के अंदर, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट हट चुका है। आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है लाइट का, जो लास्ट सेक्शन है उसमें से आपके जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई के वो भी डिडक्ट हो चुके हैं। तो अब जो आपका एग्जामिनर है उसके पास थोड़ी बाउंड्री जो है लिमिटेशन है वो खुल चुकी है। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास क्वेश्चन को घुमाने जो एग्जाम क्वेश्चन जो है वो उसको घुमाने के उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले उसके पास थोड़ा एक क्राइटेरिया था कि 24 नंबर्स में उसको क्या करना होता था, पाँचों जो चैप्टर हैं उसमें सब कुछ उसको लेना था। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लाइट चैप्टर हो गया, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके इस फिजिक्स चैप्टर में, तो वो अब इसमें आपको घुमाएगा। आपको पता लग गया होगा जो पिछले साल जो आपके लास्ट ईयर में जो आपका साइंस का पेपर जो आया था वो आपने देखा होगा, काफ़ी उसका जो पैटर्न था ऑलमोस्ट वो आपको चेंज दिखा था। तो इस बार उम्मीद है कि जैसे कि जो आपका सिलेबस डिडक्शन हुआ है तो यहाँ भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका सिलेबस में से जो आपको उनको जो टॉपिक हैं वो उसमें से और टॉपिक में से गहराई में से क्वेश्चन आंसर निकाले जाएंगे। ये फैक्ट है। तो कोशिश ये करिएगा कि जो एनसीईआरटी में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डीपली आप पढ़ेंगे तभी उस क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली आपसे आंसर पूछी जाएगा कि व्हाट इज पावर के फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल करने हैं, आपको भी दे दिया, आई दे दिया, पावर निकलवाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो हो सकता है कि अब आपसे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपने देखा होगा आप नया शिक्षा नीति के हिसाब से ये रूल बनाया गया कि बच्चे को रटने की हटानी है, उसकी जो थिंकिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करना है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको टॉपिक की क्लियरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका लाइट चैप्टर जो है वो फिजिक्स के पेपर में ज़्यादा वेटेज रखता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, रिफ्रैक्शन और लास्ट में एक चीज़ आएगी एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें आप एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन देखोगे, क्या क्या जो फिनोमेना नेचर के अंदर देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर लाइट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का लाइट, ठीक है ना। अब लाइट की ज़रूरत क्या है, आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साउंड चैप्टर था आपका लास्ट टॉपिक। तो साउंड क्या थी, साउंड भी एक टाइप की एनर्जी थी जो आपको सुनने में क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी, वो एक एनर्जी थी। इसी तरीके से लाइट भी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है जो आपको हेल्प करती है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो लाइट चैप्टर जो है वो आगे जाके जो आप 12th में पढ़ोगे तो इस चैप्टर का नाम हो जाएगा ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इसे ऑप्टिक्स क्यों बोला गया है, आप देखना जब भी आप किसी चश्मे वाली दुकान पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा, ऑप्टिक्स। तो जब भी हम लाइट से रिलेटेड, लेंसेज से, ग्लासेस से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप देखना जो लाइट के बारे में या लेंसेज के बारे में जो स्टडी करते हैं उनका नाम भी आपको इसी वर्ड से मिलता हुआ मिलेगा, एक बार आप सर्च करके देखिएगा, ठीक है ना। तो हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइट है क्या। तो ऐसा नहीं है जो अभी आप देख रहे हो कि आपको पता है कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट से टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट सीन हो रहा है। तो क्या जो अभी जो हम थिंकिंग है हमारी, क्या वो स्टार्टिंग से ऐसी रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से लोगों ने जो अपनी उनकी जो धारणाएं थी वो सबकी अलग अलग थी, सबने अपनी अलग अलग दी। साइंटिस्ट अलग अलग आए, आइंस्टीन आए, हाइगेंस आए, न्यूटन्स आए, सब ने अपनी थ्योरम दी, अपने रिसर्च दिए, बाद में जाके जो रिजल्ट फाइनल हुआ, जो हम देखते हैं वो जाके रिजल्ट फाइनल हुआ। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से लोगों का ये मानना था कि लाइट जो है, अगर मैं बात करूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई ह्यूमन बीइंग है, ये आपका कोई क्या ह्यूमन बीइंग है। तो स्टार्टिंग से ये मानना था कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से निकलती है, ह्यूमन बीइंग के आँखों तक पहुँचती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, पहले लोगों का ये मानना था। उसके बाद लोगों की थोड़ी सोच बदली, लोग और नए लोग आए, उन्होंने अपनी रिसर्च दी, वहाँ से क्या पता लगा, वहाँ से लोगों ने एक नई चीज़ सोची कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ह्यूमन बीइंग की आंखों से लाइट रे निकल रही होगी और ऑब्जेक्ट तक पहुँच रही होगी, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है।
लेकिन हमको पता है ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी दोनों केस है वो रॉन्ग है, ठीक है। इन सब के बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे मैंने बताया आपको न्यूटन्स था, आपका हाइगन्स थे, इन्होंने सबने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो वहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर होगी, इन दोनों केसेस पर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। हमें यहाँ से ये चीज़ पता लग रही है कि लाइट, दोनों केस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो ट्रैवल करेगी वो हमेशा कैसे पाथ में ट्रैवल करेगी, वो स्ट्रेट पाथ में। लाइट को कभी इस तरीके से आप देख नहीं पाओगे, आपको जो लाइट दिखेगी वो हमेशा कैसे दिखाई देगी, आपको स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। पहली चीज़ आपको समझ नहीं आ गई। दूसरी चीज़ समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो आपको पता है ये वेव्स जो होती हैं वो उनको ट्रैवल करने के लिए अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा साउंड का आपने एक्सपेरिमेंट करा था, तो जिस वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। और जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी कैसी हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर आप इन्हें वैक्यूम में, जैसे आपका साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड जो है वो आपकी एक मैकेनिकल वेव्स है। अगर आप उन्हें ट्रैवल कराओगे किसी मीडियम में वो तभी ट्रैवल करेंगे। अगर आप चाहो कि वो वैक्यूम में ट्रैवल कर जाएं तो इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो वो नहीं कर सकती ट्रैवल वैक्यूम के अंदर। लेकिन जो हमारी EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, आपकी लाइट्स हो गई, ये जो होती हैं ये क्या कर सकती हैं, ये ट्रैवल कर सकती हैं किसी भी मीडियम के अंदर भी, इवन वैक्यूम के अंदर भी। लाइट, आपको पता है अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। आपको पता है स्पेस के अंदर सारा वैक्यूम है, फिर भी आपको पता है सन की लाइट कहाँ तक पहुँच रही है, अर्थ तक पहुँच रही है। अर्थ तक पहुँच रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके पास और भी हैं, आपका मून हो गया, स्टार्स हो गया, स्टार्स के पास लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी लाइट यहाँ तक पहुँच रही होगी। तो कैसे पहुँच रही है, वहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है, फिर उसे लाने में हेल्प कौन कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि लाइट जो होती है वो वेव से मिलकर बनी होती है, वेव्स के हमें ट्रैवल करती है, ठीक है। और उनके अंदर होते हैं फोटोन। फोटोन क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स उन्हें वो ले जाते हैं फोटोन्स। इसको आप डीपली पढ़ोगे 12th क्लास में जाके कि जो फोटोन्स क्या होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा। डिकम्पोजिशन में आपने टाइप्स पढ़े होंगे, डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ठीक है ना, थर्मल वाला पढ़ा होगा। तो फोटोलाइसिस उसका नाम क्यों पड़ा है, जब आप सनलाइट की वर्ड यूज़ करें तो वहाँ फोटोलाइसिस क्यों यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फोटो। फोटो है फोटोन से रिलेटेड। जब हम एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं फोटोन्स। तो इसी तरीके से जो लाइट जो आपको दिखाई देती है, ये इसके अंदर कुछ पैकेट्स बने हुए होते हैं एनर्जी के, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और वेव्स की फॉर्म में ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो इसलिए मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि लाइट जो है वो कैसी वेव्स है, आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स। उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। वो चाहे तो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, वो चाहे तो वो आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। आप सबको पता होगा, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे हम एयर की बात करें चाहे हम वैक्यूम की बात करें, दोनों में क्या रहती है, वो सेम रहती है वैल्यू, ठीक है ना। तो दो प्रॉपर्टीज आपको समझ नहीं आई। पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव्स है, वो आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वो आपके मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है बेटा। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं। आपने दो प्रॉपर्टी के आपने अच्छे से जान चुके हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए किसी को हम पार्टिकल नेचर क्यों कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉल जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसे पार्टिकल क्यों कहा जा रहा है, कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे। अगर इस पार्टिकल को मैं किसी वॉल से फेंकूँ, बॉल पे फेंकूँ ये वाली बॉल को, अगर मैं इस बॉल को इस दीवार के ऊपर फेंकूँ तो आपको पता है कि बॉल टकराने के बाद लौट के आएगी, सीधी सी बात है। इवन कोई भी आप चीज़ फेंकोगे तो वो दीवार से टकराएगी जरूर पक्का, और वो लौट के आएगी। हो सकता है वो टकराने के बाद यहाँ लौट जाए, हो सकता है टकराने के बाद तो यहाँ लौट जाए, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है ना।
तो ये ऑब्जेक्ट इससे टकराया और रिफ्लेक्ट होगा। तो पार्टिकल नेचर किसे कहा जाता है? पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि लाइट जो है वो टकराने के बाद वापस लौट के आए, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। तो इसी को बेस पे हम कह सकते हैं कि लाइट के पास जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के पास जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है। लाइट रे इससे निकलेगी, निकलने के बाद जब टकराएगी तो सीधी सी बात है उससे क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी। उससे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी बेस पे हमने बोला कि लाइट के पास जो नेचर है, न्यूटन थे उन्होंने ये बात बोली कि लाइट के पास जो नेचर है वो कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। लाइट के पास जो नेचर है वो कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। लेकिन एक और साइंटिस्ट आया, यंग हाइगन्स करके, आपने नाम सुनोगे अभी 12th क्लास में, अभी तो आपके पे नहीं है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो एक तरीके से उसके पास वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर का मतलब क्या है? इस तरीके का नेचर। अगर आप देखो, जैसे आपने देखो कि अगर आप किसी पानी के अंदर एक पत्थर को फेंको तो इस तरीके से आपको कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है ना? ऐसी लाइट के पास भी क्या होता है? अपनी खुद की क्या होती हैं? वेव्स भी होती हैं। खुद वेव्स की फॉर्म में वो क्या करती है? वो ट्रैवल करती है। तो दोनों चीज़ बात आ गई, कंट्रडिक्शन हो गया कि लाइट कैसे कैसे हो सकता है, दोनों नेचर भी, पार्टिकल भी बोल रहे हो, वेव भी नेचर हो सकता है। तो इसलिए हमने बोला गया, बाद में ये डिसीजन निकला गया कि लाइट के पास दोनों नेचर देखने के लिए मिलेंगे आपको। उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा, उसके पास वेव नेचर भी होगा। पार्टिकल नेचर का मतलब, वेव नेचर का मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो हम उसको बोलेंगे कि लाइट के पास जो नेचर होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उसके पास होता है ड्यूअल नेचर। उसके पास क्या होता है? उसके पास ड्यूअल नेचर। जिसके पास दो नेचर होंगे उसको हम बोलेंगे ड्यूअल नेचर। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसे पार्टिकल नेचर क्यों कह रहे हैं, वेव नेचर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसे ट्रैवल कर रही है वेव की फॉर्म में, तो वेव नेचर हो गया, और ये टकराने के बाद लौट के आ रही है तो इसे हमने बोला पार्टिकल नेचर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी समझना जरा क्या होता है। लास्ट प्रॉपर्टी को अगर आप समझो, लास्ट प्रॉपर्टी, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसी वेव्स है? EM वेव्स है। EM वेव्स का मतलब क्या होता है? EM वेव्स का मतलब होता है ऐसा मीडियम जो कोई भी चीज़ ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिक मीडियम में भी ट्रैवल कर रही है और वो आपके मैग्नेटिक मीडियम में भी ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं EM वेव्स। ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक मीडियम और मैग्नेटिक मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसलिए हम लाइट को बोलते हैं EM वेव्स, क्योंकि EM वेव्स जो होती हैं वो आपके वैक्यूम के अंदर क्या कर सकती हैं? ट्रैवल कर सकती हैं। तो लाइट के पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो भी क्या कर सकती है? वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है। लाइट जो आगे मूव करती है उसके पीछे भी रीज़न क्या होता है कि लाइट के पास दोनों जो आपके पास ये डायरेक्शनल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इसी की तरीके से इनकी क्या करती है? वेव आगे मूव करने में इससे क्या करती है? हेल्प करती है। तो आप कह सकते हो कि लाइट जो है वो कैसी वेव्स है? EM वेव्स है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है और ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो ऊपर वाला आपको पता है क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? कप बोलते हैं। तो आपने 4 प्रॉपर्टी आपने देख ली इससे रिलेटेड कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखी लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। थर्ड आपने देखी कि लाइट EM वेव्स। और आपने नेक्स्ट देखी थी लास्ट वाली फोर्थ वन कि लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है। तो आज टॉपिक यही रखते हैं, ठीक है ना? आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में